आज लिखाऊंगा नहीं, पढ़ाता हूँ, क्योंकि लिखाने जाएंगे तो टाइम लगेगा, ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसे कॉपी ओपन रखो, पता नहीं क्या मेरा माथा खराब हो जाए। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना सर? यस सर। अच्छा, सबसे पहले ही बोल देता हूँ सर, क्योंकि अभी ना मेरे ये लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। तो कभी भी मेरा लैपटॉप का बैटरी खत्म हो सकता है। तो जब तक चले, ठीक है, जब तक है जान की तरह। कभी भी खत्म हो सकता है। मैं आपको बाद में ग्रुप में अपडेट करूंगा कि क्लास आगे कितना हो पाएगा और नहीं हो पाएगा। अगर लाइन आ जाएगा तो बिल्कुल कंटिन्यू जैसे होते हैं होगा। नहीं आता है तो फिर वही दी एंड हो जाएगा आज का। तो रही बात, चलो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और कैमरा में ऑफ कर रहा हूँ, ताकि बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा रिजर्व हो जाए। सर आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास में? इनकम टैक्स बेसिक्स, जिसके अंदर नॉर्मली 3 टॉपिक कवर किया जाता है। एक है सर इनकम टैक्स का बेसिक्स आइडिया। सेकंड आ जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। और एक बेसिक के साथ ही एक चीज आती है एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, ये 3 चीज मिला के बनता है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स बहुत वाइटल इसलिए है। बेसिक्स माने माने वो पुष्पा का नाम समझ के फ्लावर मत समझ लेना। नहीं सुने हो? हाँ, ठीक है। नाम देख के फ्लावर ना समझे, तो बेसिक समझ गए। ये ना समझे कि कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक्स है। बेसिक्स पे बहुत दमदार बात है सर। बेसिक स्ट्रांग होने से है आगे जाके काफी सुविधा होगा आप लोग। तो कल मैं आपको एक आइडिया दिया था कि आखिर इनकम टैक्स लॉ कहाँ से जनरेट हुआ, सरकार क्यों इनकम टैक्स को बनाते हैं, इनकम टैक्स के बारे में गवर्नमेंट का इतना रुचि कहाँ से आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकार का 19% रेवेन्यू इनकम टैक्स भरता है सर। ठीक है, तो जहां से रोकड़ा रुचि वहीं पर। इंसान का भी तो वही है, जहां से पैसा मिले उसी में इंसान समय देता है। तो सरकार को भी जहां पैसा है वहीं पर समय देगा, इस लॉ को लेके चिंता करेगा। तो गवर्नमेंट का भी वही चीजें हैं। लास्ट दिन मैं आपको समझाया था कि नॉर्मली हम लोग कौन सा पॉपुलर सोर्स से इनकम टैक्स को देख पाते हैं, बोला था ना? अच्छा, फिर टैक्स का मतलब समझाया था कि टैक्स कहाँ से आया। अगर तुम इसको कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल नंबर वाइज देखो तो आर्टिकल नंबर 366, जैसे कश्मीरी आर्टिकल के बारे में आपको आइडिया है? कश्मीर में 370 का एक आर्टिकल चलता था, आर्टिकल 370, है ना? जिसके कारण कश्मीर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस देके रखा था। ठीक है, स्पेशल स्टेटस ऐसा था कि कश्मीर का अपना रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो होता था, भले ही वो इंडिया है, फिर भी रूल्स रेगुलेशंस कश्मीर अपना चलाता था, अपना झंडा भी था उसका। बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग इसका विरोधिता किया था। जैसे कि एक जमाने में बीजेपी, पहले कांग्रेस करता था, बाद में बीजेपी ज्वाइन किया था, पुराने समय में। फेमस बंगाली, उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने बहुत बार बोला था कि इवन उसका डेथ भी कश्मीर में हुआ था। कौन मारा था, कैसे मारा था, आज भी पता नहीं चला। उनको भारत केसरी भी कहा जाता है। मैं 370 का बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आर्टिकल का थोड़ा कनेक्शन देने के लिए कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा टैक्स, लेकिन फिर भी वो राजनीति आ ही जाता है। ठीक है, तो 370 आर्टिकल के चक्कर में कश्मीर को अनड्यू एडवांटेज मिला है। क्या मिला है? अनड्यू एडवांटेज, जो नहीं मिलना चाहिए। गलती किसका है? मैं तो कहता हूँ कि नेहरू जी का ही है। कि देश को बनाने के टाइम पे उन्होंने क्यों कश्मीर को इतना ज्यादा स्पेशल स्टेटस दे दिया। ऐसा स्पेशल स्टेटस दिया कि पाकिस्तान बार बार उसको क्लेम करता कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ऐसा करके, है ना? तो किसी को तुम अगर छूट दे के रखोगे, अगर तुम बोलोगे भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, तो कोई और बोल सकती है वो मेरा बच्चा है। अगर तुम बोलोगे नहीं ये मेरा बच्चा है पर कुछ कंडीशन के साथ बच्चा है, तो फिर वो भी दिक्कत है। भारत को जिस तरह से कश्मीर को बना के रखा था कि विथ सम कंडीशंस वो कश्मीर को अपना बच्चा मान रहा था, जिसके कारण पाकिस्तान बार बार चिल्ला रहा था कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। और ये सारा ताकत उसको मिला था आर्टिकल 370 के तहत।
और रिसेंटली पार्लियामेंट में 2019 में करंट बीजेपी गवर्नमेंट इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये आर्टिकल 370 धारा को ही एबोलिश कर दिया, संविधान से ही बाहर कर दिया। और ऐसा करने के कारण कश्मीर का वो स्पेशल स्टेटस नहीं रहा, तो कश्मीर का लोकल नेता लोग, वहां के लोकल पब्लिक भड़क गए। क्यों? अरे स्पेशल स्टेटस किसको अच्छा नहीं लगता? स्पेशल स्टेटस किसको अच्छा नहीं लगता? तो स्पेशल स्टेटस नहीं है। पहली बार हमारे संविधान के जब से बना है, मोटा मोटी कश्मीर को जब से ये हुआ है, हमेशा कश्मीर में भारत का झंडा, कश्मीर के जो पार्लियामेंट होता है विधानसभा में, कश्मीर का झंडा अपना अलग होता था और भारत का झंडा अलग होता था। मैंने एक ही देश में, तो वही मैं आपको जिसका नाम बोल रहा था, जिनका द ग्रेट पर्सन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने बार बार एक नारा लगाया था। नारा मैंने एकदम रिवोल्यूशनरी नारा था, तो एक देश में एक प्रधान, मैंने दो प्रधान, दो निशान और दो निशान। निशान माने झंडा, प्रधान माने प्रधानमंत्री, ठीक है। और एक ही देश है, तो उसमें तीन कॉन्सेप्ट था उसमें, दो प्रधान, दो निशान, और दो क्या था, एक प्रधान का कॉन्सेप्ट था, एक निशान का कॉन्सेप्ट था। मैंने बेसिकली सिंपल बात है, अगर देश एक है तो उसमें दो प्रधानमंत्री कहाँ से? कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री बना, कश्मीर का अलग से झंडा है, क्यों? तो फिर वो भारत कहाँ से होगा? ऐसा ही चल रहा था। तो चलो अच्छा बात है, 2019 में ये कॉन्सेप्ट अलग हुआ है। दो विधान, नियम, कश्मीर का नियम अलग, भारत का नियम अलग। ये कश्मीर है, भारत अलग है। कश्मीर के लोग ऐसे बोलते हैं, वो इंडिया से लोग आए थे, ऐसे क्यों बोलेगा? इट्स नॉट अ गुड थिंग। इस तरह से एक चीज, एक एक पूरा माने स्टेट अलग हो जाते हैं हमसे। ये किस तरह का पॉलिसी है, किसने बनाया था? ऑब्वियसली देन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड नेहरू जी के लीडरशिप। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला था कि कश्मीर इशू हमें छोड़ दो। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बीजेपी में चला गया, उन्होंने बार बार इसके लिए सदन में लड़ा था, लेकिन बाद में उनका बॉडी नहीं मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कांग्रेस में ही थे। उन्होंने बोला था नेहरू जी को कि कश्मीर हमें छोड़ दो, जैसे मैं बाकी स्टेट्स को कंट्रोल कर लिया इंडिया के अंदर, कश्मीर को भी कर लूंगा। तो नेहरू जी बोला कि नहीं, क्योंकि नेहरू जी खुद कश्मीरी है, तो बोला ये मेरा अपना मैटर है, मैं संभाल लूंगा। ऐसा संभाला, ऐसा संभाला कि पूरा देश आज भी जल भी रहा है, रो भी रहा है। पंडित लोगों का तो बात ही छोड़ो, कश्मीरी पंडित का जो नॉर्मल कम्युनिटी है वो तो कश्मीर से ही बाहर है। कल एक खबर मिला है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित लोगों के लिए अलग से एक जगह बोला है कि हमें पंडित लोगों को रिहेबिलिट किया जाए, उसके लिए उनको जगह दिया जाए जहाँ पर वो लोग को कम रेट में जगह मिलेगा और वहां पर वो लोग फ्लैट या घर बना के रह सकता है। तो कश्मीर असेंबली बोल रहे हैं अलग से क्यों जगह हो, नॉर्मल लोगों के अंदर ही रहना हो। प्रॉब्लम है कि नॉर्मल लोगों के अंदर रहने से फिर से हिंदू मुस्लिम का दंगा बन सकता है, इसलिए बोला कि एक अलग जगह दो जहां पर वो लोग पीसफुली रह सके, ताकि दंगा नहीं चाहिए। क्योंकि कश्मीर में अभी भी इतना मूर्ख लोग हैं गांव साइड में कि मंदिर बनाने में तोड़ देगा, और जहां पर हिंदू होगा मंदिर तो बनेगा, छोटा से छोटा ही सही बनेगा, लेकिन तोड़ देता है। तोड़ देगा, गारंटी तोड़ देगा। गांव साइड में तो बिल्कुल, सिर्फ श्रीनगर को छोड़ के बाकी हर जगह एकदम खत्म हो सकता है। श्रीनगर में कुछ नहीं कर सकता। श्रीनगर में शंकराचार्य का बहुत बड़ा टेम्पल्स है, काफी सारे महादेव टेम्पल्स है, कृष्ण टेम्पल्स है, बहुत कुछ है। श्रीनगर में कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पर आर्मी एकदम हमेशा तैनात होता है। अब तुम गांव गांव में थोड़ी ना आर्मी दे सकते हो यार, वहां पर तो लोगों को नॉर्मल लोगों के साथ रहना हो, तो बहुत सारा डिफिकल्टीज आता है। जो भी हो, इतना समझ में आ गया एक आर्टिकल क्या कर सकता है, एक आर्टिकल क्या कर सकता है। कश्मीर इशू बता के मैं आपको बस इतना कहने का कोशिश कर रहा था। एक तो जानना चाहिए, दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल बेसिकली संविधान का एक प्रोविजन है जिसमें किसी को पावर मिलता है या किसी से पावर छीन लिया जाता है। दैट्स अबाउट इट। बात समझ में आ रहा है? सो आर्टिकल 366 ऑफ सबसेक्शन 28 of the Constitution of India define the term taxation, जो मैं आपको ऑलरेडी बोला, टैक्स इंक्लूड द impositions of any tax or imposed
whether general or local, special or tax shall be constituted accordingly. Taxes are considered to be cost of living in a society. टैक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी. समाज में जीना है तो टैक्स देना होगा. ठीक है. जिस खेत का खाते हो उस खेत को बदले में कुछ पानी भरना होगा. क्या समझे सर? ठीक है. ऐसा नहीं कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो. ये देश हमारा है, इस देश का मिट्टी हमारे लिए थाली है. ठीक है. तो थाली में क्या कर रहे हैं? थाली को धोना चाहिए, थाली को बेहतर रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि छेद करते हैं. लोगों का मेंटेलिटी क्या है? थाली छेद करते रहो, है ना. तो टैक्स क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी. टैक्सेस आर लेवाइड बाय द गवर्नमेंट्स टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी. जो मैं कल आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से कॉमन एक्सपेंडिचर हमारा गवर्नमेंट मीटअप करते हैं गवर्नमेंट बजट का डेटा दिखा के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. कल मैं पूरा बाइफरकेट करके दिखा दिया था कितना तरह का डायरेक्ट टैक्सेस है और कितना तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस है. हाँ सर, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? टैक्सेस क्यों लगाया जाता है मतलब समझा दी. समझाया कि नहीं समझा? पावर टू लेवी टैक्सेस, ये नॉलेज चाहिए सर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, आर्टिकल 265 में याद रखने वाला चीज है. जो जो पॉइंट मैं गोला कर रहा हूँ या स्पेशल बार फोकस करता हूँ, समझ लेना कि ये याद रखना चाहिए, क्योंकि आजकल एमसीक्यू वगैरह भी पूछते हैं. ठीक है. तो वहां पर आपको इस तरह के पॉइंट्स पूछ लेते हैं. The Constitution of India, Article 265, lays down that no tax shall be levied or collected except by authority of law. कोई भी टैक्स किसी से भी बिना पावर का नहीं लिया जा सकता. तो आर्टिकल 265 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करने का पावर देता है. ठीक है. तो अगर गवर्नमेंट का ये रूल नहीं है तो सरकार वो टैक्स किसी को नहीं, सरकार या सरकारी अथॉरिटी डुप्लीकेसी करके किसी से टैक्स नहीं ले सकता. जैसे एग्जाम्पल के रूप में डुप्लीकेसी का एक चीज याद आया. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड के साथ रिसेंटली एक डुप्लीकेसी हो रहा था. आप लोगों का या हम लोगों का सीए इंस्टीट्यूट के साथ क्या हो रहा था? कर्नाटका में एक इंस्टीट्यूट बना था, अभी भी बना हुआ है, जो एक एनपीओ के रूप में रजिस्टर्ड है. सेक्शन 8. एनपीओ क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे एक इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हुआ है. उसका नाम है, कुछ ऐसा नाम दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड टैक्स प्रैक्टिस, ऐसा करके. ठीक है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड टैक्स प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नाम दिया. ठीक है. थोड़ा मैं मिस कर सकता हूँ फुल फॉर्म, क्योंकि उतना यूज नहीं होता है ना. तो ऐसा करके एक इंस्टीट्यूट कर्नाटका में बना है. बेसिकली ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मैंने सरकार का एक्ट के थ्रू से बना हुआ कोई नहीं है. एक प्राइवेट बॉडी है जो अपने आप को गवर्नमेंट में रजिस्ट्री किया है. एक जैसे कोचिंग क्लासेस जैसे होते हैं वैसे अगर स्कूल कॉलेज वगैरह खोल सकता है ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे. तो ट्रेनिंग के नाम पे ऐसे एक एनजीओ खोला, एनपीओ. फिर वो वहां पर लोगों को टैक्स अकाउंट्स वगैरह पढ़ा रहा है. ठीक है. और साथ में लोगों को डिग्री भी दे रहा है और बोल रहे कि ये डिग्री लेके आप अकाउंट्स एंड टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो. अब कितना जेन्युइन पढ़ा रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि क्वालिटी एजुकेशन दे रहा था. लेकिन जो डिग्री उनको मिल रहा है उस डिग्री के तहत वो किसी टैक्स फाइल को साइन भी नहीं कर सकता, किसी अकाउंट्स का अप्रूवल भी नहीं कर सकता, किसी को ऑडिट भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता. लेकिन पब्लिक जिसको उतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो तो गुमराह हो रहा है. वो ऐसे इंस्टीट्यूट को चार्टर्ड इंस्टीट्यूट सोच रहा है. वो सोच रहा है ये कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है जिसके तहत सर्टिफिकेशन या नॉलेज पाने के बाद जैसे लोग सीए का प्रैक्टिस बनते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स बनते हैं, अकाउंट्स ऑडिटिंग फाइनेंस का काम करते हैं, वैसा ही काम वो लोग करेगा. लेकिन वास्तव में ये कुछ नहीं संभव है. तो बाद में ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड को पता चला. पता चलने के बाद उसके अगेंस्ट में कर्नाटका हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल कर दिया. पीआईएल माने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस फाइल कर दिया. फिर उस केस का जवाब मिला है. जवाब मिलने के बाद उस इंस्टीट्यूट को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है. भाई इमीडिएटली बैन लगाओ इस पे. ठीक है. और जितना डिग्री लोगों को मिला है वो उनका गया, और क्या कर सकते. तुम एक कॉलेज के रूप में पढ़ा सकते थे यार, प्राइवेट कोचिंग, तुम डिग्री कैसे दे सकते हो? पब्लिक कितना मूर्ख है. मैं तुमको, मेरा तो छोटा कोचिंग है, मैं तुमको मेरे कोचिंग से एग्जांपल दे सकता हूँ. बहुत सारे लोग ना मेरे पास आते हैं, आप लोगों की तरह ही आते हैं, लेकिन मूर्ख कैसे होते हैं और लोगों को चाहे तो कैसे लूटा जा सकता है.
अब क्या है, मेरा वैसा वाला कांच का बिल्डिंग नहीं है। अगर सॉल्ट लेक वाला एक कांच का बिल्डिंग खर्चा करके बना दिया जाए ना, तो फिर ये सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट लग जाएगा। क्योंकि लोगों को क्या है ना, छोटा दिखने से वो समझ जाएगा कि ये तो कोचिंग क्लासेस है, ये इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कांच का बिल्डिंग करने से ही वो इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और नाम के आगे इंस्टीट्यूट वर्ड जोड़ दो। जैसे इसने दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स चार्टर्ड ऐसे करके दे दिया, उसको सच में लगने लगा कि इंस्टीट्यूट है। पब्लिक तो ऐसे ही है, मेरे को बोलता है कि ये जो आपका जो कोर्सेज है आप सर्टिफिकेट दोगे। मेरे पास पढ़ने के बाद उनको सर्टिफिकेट थे। अब तो अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, सब कोर्स कराते हैं सर्टिफिकेट। जैसे मानो कि आप टैली वगैरह करने जाते हो किसी प्राइवेट कोचिंग में, वो एक टैली का सर्टिफिकेट नहीं देता, ठीक है। या फिर कोई किसी जगह में तुम कंप्यूटर सीखने जाते हो, एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं देता। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, टैली का सर्टिफिकेट, ये तो एक प्राइवेट सर्टिफिकेट है, इसका क्या वैलिडिटी है? आपको टैली आता है कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट कौन देखता है? आप कभी जाओ तो इंटरव्यू देने, देखते हैं आपका टैली का सर्टिफिकेट कोई देखता है कि नहीं देखता? या फिर आपको कंप्यूटर का बेसिक्स आता है कि नहीं आता? वो सर्टिफिकेट देख के क्या देखता है? कुछ नहीं देखता, देखेगा भी नहीं। अब पहला बात है, मेरा जो कोर्सेज है लाइक सीए सीएमए का या फिर स्टॉक मार्केट का, सारा सरकारी पढ़ाई। तो मैं बोलता हूँ आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप सरकार का एग्जाम दो, सर्टिफिकेट सरकार का मिलेगा। पर नहीं, वो तो सरकारी हो गया, आप क्या दोगे? अब तुम सोचो, अब इनको नहीं लूटेगा लोग तो किसको लूटेगा? अब मैं तो ठहरा सो कॉल्ड ऑनेस्ट पर्सन, मैंने एटलीस्ट ठगने का काम तो नहीं करता। बाकी हो सकता है मैं 2 नंबरी 4 नंबरी, किसको क्या लगता है, डोंट नो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब तुम मैंने बोला, आ बैल मुझे मार टाइप का नहीं हो रहा है। मैंने वो लोग जो कर रहा है कि आ बैल मुझे मार का ही तो हो गया। कोई हाँ बोलेगा। हाँ हाँ, क्या करता है? अब मैं तो थोड़ा सिंप्लिसिटी में बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। अगर मानो कि ऐसा लोग तो भरा पड़ा है ना, कुछ नहीं, एक एटीट्यूड में बैठेगा, थोड़ा सा कलरफुल बना देगा जगह को, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लुकिंग्स दे देगा, खुद भी एकदम कोट ब्लेजर पहन के बैठ जाएगा, है ना। सिंपल बात है, ठीक है। और उस कोट ब्लेजर का पैसा भी तुमसे लूट लेगा, और क्या। हम बस तुमको, हाँ देखिए देखिए क्या बनी लोगों ना, सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट सब पेज में, ऑर्धेक कोर्स का, आधा कोर्स में भी सर्टिफिकेट है, पूरा कोर्स में भी सर्टिफिकेट है। और मेरा सर्टिफिकेट का वैलिडिटी आपको हर जगह में मिलेगा, ठीक है। 2 4 प्राइवेट कंपनी के साथ तो ऐसे ही मैं प्लेसमेंट करता हूँ। अब कुछ प्राइवेट कंपनीज को और जोड़ लेंगे, ए भाई मेरा 4 कैंडिडेट है, इंटरव्यू के लिए भेजता हूँ, उसमें से अगर मान तेरा कुछ थोड़ा टैलेंट है तेरे को ले लेगा। हो सकता है नहीं लिया, मैं बोलूंगा प्लेसमेंट असिस्टेंट तो दिया। बड़ा बड़ा क्या करते हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट। प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं उसका, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। लेकिन इसीलिए तो वो मैंने उसके आड़ में प्रॉफिट ही तो कर रहा है, उसके आड़ में प्रॉफिट ही तो कर रहा है वो। तभी तो सारा खेल उसका फर्जी है। और पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं है, पब्लिक को तो बस सर्टिफिकेट चाहिए और किताब का रंग चाहिए। सुंदर सुंदर टेक्स्ट बुक को, पेज को एकदम बना के दे दो, पढ़ रहे हैं। अंदर क्या है, बैकडेटेड चीजें लिखा हुआ है कि अपडेटेड चीज लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो बस बुक्स देखना है, ऊपर ढांचा सही है गलत है। लोग तो शॉप में ही खत्म हो जाते हैं, बाद में आते हैं।
मोबाइल का नेटवर्क है। हाँ वो तो है। ए आवाज आस्ते के? यस हेलो हाँ सर। सर। सर, वो नेट का इशू है। आज मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है। सर हमारे यहाँ वाईफाई नहीं है सर। नहीं, मेरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कैसी तरह से बस चल रहा है। अच्छा देख, तो स्क्रीन शेयर है क्या? यस सर। यस सर। पता नहीं सर कब तक चलेगा, बस चल रहे हैं हम लोग। कितना घंटा दिखा रहा है मेरा लैपटॉप? 54 मिनट्स। चल चल चल, 54 मिनट्स में हम लोग आज इसको पूरा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा तो कौन सा शेड्यूल में बोला है सर? ये जो पूरा केसेस मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, टैक्स कलेक्ट करने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कलेक्ट करने का जो पावर दे रहे हैं, टैक्स कलेक्ट करने का, ये 7th शेड्यूल ऑफ दी वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला है। 265 में ये बोला है कि कोई भी टैक्स सरकार का अथॉरिटी के बिना नहीं हो सकता, और टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर है वो आर्टिकल 246 एंड शेड्यूल नंबर 7 में बोला है। ठीक है। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 46 क्या बोलता है? कंटेन्स 3 लिस्ट which enumerate the matters under the parliament and state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes। लेवी का मतलब होता है माने किसी पर्टिकुलर रूल को लगाने का जो कॉन्सेप्ट है उसे लेवी कहते हैं। ठीक है, सरकार रूल लेवी करते, लेवी माने লাগানো, ঠিক আছে, মানে পার্টিকুলার পয়েন্টটাকে ইউজ করা। ঠিক আছে, তো इसमें बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि 3 lists which enumerate the matters under the which the parliament and state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes। जैसे कि 3 लिस्ट है, याद रखिएगा सर। 3 लिस्ट ये हर लॉ में होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है? पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में होते हैं उसमें जो पावर दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही रेडी करते हैं। ठीक है। सेकंड में आते हैं स्टेट लिस्ट। द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैव द एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन द स्टेट लिस्ट। माने इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को पावर होता है, जैसे हमारे जो विधानसभा होते हैं हर स्टेट का, उसको पावर होता है कि वो लॉ बना सकता है, और यूनियन का लॉ सेंट्रल बना सकते हैं। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, माने इसमें बोथ पार्लियामेंट माने स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट माने पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहाँ होता है? सेंट्रल में। दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, have the power to make laws on the matters contained in the concurrent list। concurrent list में एक्चुअली स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का मैटर हो सकता है। स्टेट में सिर्फ स्टेट का मैटर होता है और यूनियन लिस्ट में सिर्फ पार्लियामेंट का मैटर होता है। तो इस तरह से तीनों लॉ मिला के देश के अंदर टैक्स सिस्टम को चला जा सकता है। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, हर मैटर में ऐसे ही होता है। इनकम टैक्स हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। एंट्री नंबर 82 पॉइंट टू बी नोटेड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन से नंबर एंट्री में बोला है यूनियन लिस्ट में? Entry number 82 of the union list, that is list 1 in 7th schedule to article 246 of the constitution of India, has given the power to the parliament to make laws on taxes income other than agricultural income। ये जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, कल भी बता रहे थे थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाता, और पार्लियामेंट जो टैक्स का कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं, इसके बारे में हमारे देश के संविधान के यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 के अंदर बोला गया है, आर्टिकल 246 में, जहां पर यह बोला गया है कि इनकम पे टैक्स लगाया जाए और एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स के बाहर किया जाए। ठीक है, ऐसे बनता है लॉ, ऐसा नहीं कि मन मर्जी बना दिया। ठीक है। বুঝতে পারছে সবাই? अच्छा, ये मैं कल बोल दिया था कि इनकम टैक्स का मतलब कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, कल हो चुका है इसका।
रेसिडेंट में आज नहीं जाते, रेसिडेंट पे बाद में बात करेंगे। रेसिडेंट के ऊपर अलग से ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे रेसिडेंट पे। अच्छा, एक्चुअली क्या है इसमें ना, इनकम टैक्स का पूरा स्टेप को बोला गया है। स्टेप में कल भी बोला था ना कि हमें नॉर्मली क्या करना होता है। अच्छा, कितना हेड्स होते हैं सर? नॉर्मली 5 हेड्स होते हैं। कल भी बोले थे कि हम लोगों को सैलरी हेड से कमाना होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड है, माने बेसिकली आप जॉब करते हो तो वो सैलरी में जाएगा। अब हाउस प्रॉपर्टी माने रेंटेड इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन बने बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। बोलता है कि न्यू जो रूल आएगा 2025 से, उस रूल में सैलरी का नाम बोल देगा कि एम्प्लॉयमेंट सर्विस इनकम, ऐसा करके, और अदर सोर्स का नाम कर देगा, थोड़ा चेंज करेगा, क्या नाम है, नाम चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट नहीं है, नाम चेंज करेगा कुछ ऐसे, रेसिडुअल इनकम ऐसा कुछ नाम, रेसिडुअरी सोर्स ऑफ इनकम। बाकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी और कैपिटल गेन का नाम के बारे में कुछ बोला नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा सुना है सर। अभी मत दिमाग में मत भर लेना, ऐसा सुनाई दे रहा है। डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है 2025 से लागू होगा, तो वो डायरेक्ट टैक्स कोड में सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स आने वाला है। वही हम लोग वेट करने की क्या हो सकता है। उसमें एक और अपडेट भी मिल रहा है, कानाघुसी में चल रहा है सर, कि टैक्स ऑडिट का परमिशन सीए को ही सिर्फ नहीं रहेगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं 44AB में टैक्स ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीए के पास है ना। मैं बार बार आपको क्लास में बोलता हूँ, पर ये टैक्स ऑडिट अभी कंपनी सेक्रेटरी को भी मिलने वाला है और सीएमए को भी मिलने वाला है। सो बाकी लोग नाच सकते हैं, मैंने अभी तो थोड़ा मैंने स्टार्ट कर सकते हो, फिर जब निकल जाएगा ओरिजिनलिटी तब भंगड़ा कर लेना। ठीक है, भंगड़ा बहुत आसान है, मेरे को तो डांस आता नहीं है, पर भंगड़ा का एक चीज मुझे पता है कि बल्ब खोलो बल्ब उतारो, बल्ब खोलो बल्ब उतारो, बल्ब खोलो बल्ब उतारो। भंगड़ा डांस में ये चीज होता है ना। हाँ, तो बल्ब खोलो और बल्ब उतारो, खोलो उतारो, खोलो उतारो। आसान तरीका है, मेरे को डांस बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, मेरा दोस्त लोग मेरे को जब बचपन में कोई स्कूल फंक्शन में बोलता था भाई नाच नाच नाच, मैं शिव जी का तांडव करता था, कुछ नहीं, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, इससे ज्यादा मेरे को डांस नहीं आता। ये तो उस टाइम पे किसी का मोबाइल था, वीडियो किया था, और फिर वायरल तो तब होता नहीं था। अब दोस्त लोग जहां मिलता था, ठीक है भाई देख प्रलय का डांस देख, मैं बोली, ये शिव जी का प्रलय ही चल रहा है। अरे मेरा शरीर हिलता ही नहीं है डांस के लिए, शरीर नहीं हिलता तो कमर कहाँ से हिलेगा, और कमर नहीं हिलेगा तो डांस कहाँ से होएगा। तो उसके बाद में भंगड़ा को मैं आइडेंटिफाई किया था, ये एक डांस है, शायद किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बैठे बैठे भी बल्ब खोलो बल्ब उतारो। और एक डांस आता था, एक असमीस डांस होते हैं, बिहू। ठीक है, वो मेरा बहन ना डांस करता था बचपन में। उसमें एक गाना था कि बिहू रे लगन मधु मधु रे लगन, आकाशे बातासे नाची लो रे। ठीक है, तो उसका जो बिहू डांस का क्या है, ऐसे कमर में हाथ देते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, वो मेरे को बड़ा आसान लगा, मैं बोले ये मैं कर सकता हूँ। बिहू रे लगन मधु रे लगन, आकाशे बातासे नाची लो रे, गाना भी बड़ा पसंद है। तो ये 2 डांस मेरे को आता है, एक बल्ब खोलो बल्ब उतारो, और एक व्यू। मैंने, आता तो कुछ भी नहीं है, बट एटलीस्ट वो ऐसा ऐसा तो कर सकते हैं। अच्छा, तो 5 हेड्स, अच्छा सरकार ने पूरा एकदम प्री डिसाइड कर दिया कि भाई ये 5 हेड से हम लोग आपका इनकम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जॉब करोगे सैलरी में आ जाएगा, रेंटेड में इसमें आ जाएगा, पीजीपी में आ जाएगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप टर्नओवर वाला काम करते हो तो बिजनेस में आ जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हो सर्विस देते हो प्रोफेशंस में आ जाएगा, लाइक सीए सीएस सीएमए प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर का प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर भी अगर जॉब ना करे तो प्रोफेशन हो सकता है, टीचर भी अगर किसी में जगह में जॉब ना करे तो भी प्रोफेशनल काम हो सकता है। जैसे प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह प्रोफेशनल्स के अंदर ही आ जाता है, या फिर बिजनेस भी बोला जा सकता है, डिपेंड करता है क्या है। ठीक है,
बाकी लॉयर का प्रोफेशन है, चार्टर्ड का प्रोफेशन है, सीएमए का प्रोफेशन है, सीएस का प्रोफेशन है, अगर खुद का फार्म बना रहे हो तो। ठीक है, बाकी जो भी है बिजनेस के कैटेगरीज में आ सकता है। प्रोफेशन वाले जो स्पेशल, मैं आगे आगे पीजीपीपी पढ़ाने के टाइम पे बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशंस एंड बिजनेस। ठीक है, तो और प्रोफेशंस में भी एक डिफरेंस होता है, एक होते हैं वोकेशन और एक होता है प्रोफेशंस। तो वोकेशन प्रोफेशन का डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक डिफरेंस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताऊंगा। फिलहाल तो बस एक आइडिया रख लो कि ये 5 के बाहर कुछ नहीं है। ये पांचों सोर्स को अगर समझ लिया तो इनकम टैक्स जान लिया, और इसी में आपका पूरा किताब का 90% पेज भरा हुआ है। तो हेड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको हर हेड के थ्रू से इनकम कैलकुलेट करना है, जो आपको ईच हेड जान के पता चलेगा। और हर हेड के अंदर ईच हेड माने जैसे मानो सैलरी का, सैलरी हेड के अंदर कुछ एग्जम्पशंस का कॉन्सेप्ट है और कुछ डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट है, जो आपको हर हेड के अंदर जानना जरूरी है। माने ईच हेड का एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, ये मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा ना, अभी फालतू में पढ़ के क्या करेंगे। इसके बाद आता है स्टेप 4, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड स्पाउस और माइनर चाइल्ड, कल बता दिए थे। फिर आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। फिर होता है जीटीआई, कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। फिर आता है डिडक्शंस, कल बोले थे, है ना। देखो सर, बहुत कुछ ऐसे छोटा सा पॉइंट में बहुत कुछ कवर कर दिया गया था। ठीक है, देखने में लगता है एक ही पेज लिखा हुआ है, लेकिन किताब खोलो तो देखोगे कि कम से कम 5-7 पेज पढ़ लिया गया। ठीक है। अब डिडक्शंस भी कितना तरह का हो सकता है, इसमें थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूँ। डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई की अगर मैं बात करूं, तो डिडक्शंस नॉर्मली कितना तरह का हो सकता है, ऐसे डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, बट इतना समझ लो कि डिडक्शंस अंडर एक होता है चैप्टर 6 से, और एक होता है अंडर सेक्शन 10AA। ये पॉइंट आपको बार बार तंग करेगा, ये जो डिडक्शंस वाला पॉइंट है, कि एक्चुअली इनकम टैक्स में दो तरह का डिडक्शंस के बारे में बोला गया है। एक डिडक्शंस जो चैप्टर 6 से सेक्शन वाइज देखा जाए तो 80C टू 80U के अंदर बात किया गया है। ठीक है, मैंने बेसिकली जब आपका जीटीआई निकल जाता है ना, ग्रॉस टोटल इनकम, अलग अलग हेड से जितना इनकम आपने किया, नॉर्मली देखा जाता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका पीजीपीपी इनकम नहीं होता है, क्योंकि एक साथ एक बंदा प्रोफेशंस भी चला रहा है और जॉब भी कर रहा है, ये वास्तव में एक असंभव टाइप का मैटर हो जाता है। मैंने तुम अगर कहीं पर जॉब करते हो तो बंदा तुमको, जो तुम्हारा एम्प्लॉयर होगा, वो तुमको सुबह 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक या 7 बजे तक शाम तक अगर तुमको अपने वहां पर जॉब में रखेगा, तो तुम तो अपना प्रोफेशन कब संभालते हो यार? क्योंकि किसी भी काम पे कम से कम 7-8 घंटा डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ता है, तब जाके एक काम कंप्लीट होता है। तो एक एट ए टाइम पे आप प्रोफेशनल्स भी हो, एट ए टाइम पे आप कहीं पर जॉब भी करते हो, हाउ कैन इट पॉसिबल? हाँ, अगर किसी किसी केस में किसी का स्पेशल मैटर हो तो हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं देखा जाता। तो आपका जो 5 हेड है, मानो आपने सैलरी कमा लिया, कैपिटल गेन कर लिया, आधा सोर्स से कमा लिया, है ना, हाउस प्रॉपर्टी से भी रेंटेड कमा सकते हो, तो कोई भी 3-4 हेड से आपका नॉर्मली इनकम का सोर्स बन जाता है। सारा सोर्स को एडजस्ट करते करते, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते करते जीटीआई तक पहुंच जाता है। जीटीआई में पहुंचने के बाद ये डिडक्शंस वाला कॉन्सेप्ट चालू होता है। अब डिडक्शंस देने के टाइम पे दो कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, एक 80C से 80 जो चैप्टर 6 है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एंड सेक्शन 10AA ऑफ द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये दोनों में फर्क क्या है, ये थोड़ा दिमाग में भरना। मैं डिडक्शंस नहीं समझ, मैंने डिडक्शंस के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि कितना डिडक्शंस मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, वो नहीं बता रहा हूँ। वो तो उसके लिए अलग चैप्टर में डिटेल्स में चर्चा होगा, जो डिडक्शंस को ही सिखाया जाता है। फिर रिसेंटली मैंने शायद करवाया अभी किसी किसी को, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 6A का डिडक्शन और चैप्टर 10 सेक्शन 10AA का डिडक्शन में क्या फर्क है। 6A जो कि 80C से 80U है, इसमें बोलते हैं कि डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स और डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, और डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम एंड अदर डिडक्शंस, ये सब कुछ मिला के चैप्टर 6 है। और सेक्शन 10AA ये नॉर्मली सैलरी के अंदर देखा जाता है और एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ मैटर में देखा जाता है। इसको ऐसे बोलते हैं कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो सब मैटर सेक्शन 10 एंड कैटेगरीज में आता है। ठीक है, तो बाकी जो भी चीजें हैं वो सब कुछ नॉर्मल में आएगा। जैसे एग्जांपल्स के रूप में देखो, सबसे पॉपुलर LIC प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड,
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। एक आइडिया ले लो सर कि क्या क्या खर्चा करने से इनकम टैक्स में छूट मिलता है। ठीक है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरोगे अपने लिए, बीवी के लिए, माँ बाबा के लिए मिलता है। प्रोविडेंट फंड में पैसा रखोगे, पेंशन फंड में पैसा रखोगे, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पैसा खर्चा करोगे, हायर एजुकेशन के लिए लोन लोगे, रेसिडेंशियल हाउस के लिए लोन लोगे। ठीक है, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन परचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रेंट पेड, कहीं जगह में रेंट पे करोगे उसका भी डिडक्शन मिल सकता है। डिपेंड करता है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में उसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो अदरवाइज रेंट पेड में भी डिडक्शन मिल सकता है। डोनेशन टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कोई चैरिटी में डोनेट कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, किसको पसंद करते हो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, कर लो। ठीक है, इसलिए मैं पार्टीबाजी करता हूँ क्लास में। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, पार्टीबाजी समझना है, नहीं तो बोलेगा क्यों सर पॉलिटिकल नेता लोग तो सब करप्टेड होते हैं, हम क्यों कंट्रीब्यूट करें। उसको पता ही नहीं है कि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस हाथ में हाथ बांध के चलते हैं, कोई किसी का सपोर्टर होता ही होता है। आज अगर अमेरिका में ट्रम्प जीता है ना, तो इलॉन मस्क जो इंडिया वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, जानते हो ना इलॉन मस्क, टेस्ला, टेस्ला का मालिक, वो ट्रम्प को भर भर के पैसा दे रहा है सरकार बनाने के लिए। हमारे इंडिया में अदानी अंबानी मोदी जी को भर भर के फेवर करते हैं। इवन कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है, उस दिन राहुल गांधी को पूछता है कि तेलंगाना में तो आप लोगों का गवर्नमेंट है कांग्रेस सपोर्टेड, तेलंगाना में तो अदानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, तो ये दोगलापन नहीं हो गया कि कांग्रेस का प्रोजेक्ट, अदानी का प्रोजेक्ट भी लेते हो और अदानी के बारे में उल्टा सीधा जाके फॉरेन में बोल के भी आते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तब राहुल गांधी ना दोनों हाथों में माइक लेके, देखो देखो केस क्या है, हाँ मुद्दा क्या है ऐसा करके, अरे भाई क्या बोल लो, बोलने का कुछ है क्या तुम्हारे पास। ठीक है, अरे डेवलपमेंट को लेके पॉलिटिक्स कर ना। ठीक है, फालतू में एक अदानी का एक क्या उठाता है। हाँ बोल सर। सर ये आप जीटीआई के मतलब जीटीआई पहुंचने के लिए सर वो मतलब सैलरी से मान लीजिए इनकम और है तो फिर उसमें जो डिडक्शन होता है सैलरी के अंदर जो डिडक्शन होता है वो सैलरी के अंदर कैलकुलेट होगा, ये टोटल इनकम का डिडक्शन है। तो सर उसके मतलब वो सैलरी में डिडक्शन होने के बाद जाके जीटीआई मिलेगा। हाँ, जैसे सैलरी में 50,000 या 75,000 का डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और भी काफी सारा चीजें हैं जो सैलरी के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है, सैलरी का सारा इनकम जोड़ लिया। अच्छा, अब तेरा सिर्फ सैलरी इनकम ही होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, तेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकता है, उसका भी अपने अंदर हाउस प्रॉपर्टी में जैसे सेक्शन 30,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, 24A या 24B के तहत, या लोन है तो लोन का डिडक्शन मिलता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन, सैलरी का डिडक्शन, जो भी चैप्टर का अंदर का डिडक्शन है वो सब चीज ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसमें से जीटीआई ले लेंगे। जीटीआई से पहले सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग वगैरह वो सब एडजस्ट कर लेंगे। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जीटीआई के बाद ये चीज लागू होगा। ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ये जीटीआई के बाद होता है। बस आप इतना दिमाग रखो कि ये सब कौन सा है कि कुछ पेमेंट्स है कुछ इनकम्स है। सेक्शन वाइज बात करेंगे जब चैप्टर के अंदर जाएंगे, जो लोग रिसेंटली पढ़ा है दे कैन अंडरस्टैंड कि कैसे पढ़ाया जाता है, एक एक सेक्शंस का उठा के बताया जाता है। सो डोंट वरी फॉर दैट। इवन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो चैप्टर के अंदर भी बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक्स क्या होता है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं लेकिन किसी के अंदर नहीं जाते, नहीं ना। नहीं, बेसिकली फल के दुकान में गए हो, हर फल देख रहे हो लेकिन कोई फल खा नहीं रहे हो। हम लोग का हालत ऐसा है, रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड देख रहे हो, ठीक है, क्या क्या मिलता है पता चल गया, लेकिन खाना अभी तक ऑर्डर भी नहीं हुआ और खाना अभी तक खाना भी चालू नहीं हुआ। तो ये इंट्रोडक्शन या बेसिक्स क्या होता है, मेनू कार्ड की तरह है। ठीक है, माथा डूब से तो अच्छा, मेरा ये सब एग्जाम्पल सुन के आपको माथा खराब तो नहीं हो जाता, इधर बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स को मेनू कार्ड बता रहे हैं। हम लोगों के गांव साइड में बचपन में जब किसी के घर में शादी ब्याह में जाते थे तो खाने से पहले ना मेनू कार्ड देता था। आजकल भी देता है। हाँ, देता है। खाने से पहले तुम बैठे रहोगे,
तुमको पहले वो थाली देगा और थाली के साथ मेनू कार्ड देके जाएगा क्या क्या है थाली। हम लोग क्या करते थे, कुछ लोग मेरे घर के लोग बोलते थे कुछ खा ना खा मेनू कार्ड लेके आना। तो मेरे को समझ में नहीं आता था मेनू कार्ड काय को मांग रहा है। तो मेनू कार्ड का क्यों मांगता था, क्योंकि वो जिन लोगों को इनवाइट किया गया ना वो देख लेते कि वो उसके शादी में क्या खिलाए। फिर जब वो भी इनवाइट करेगा तो मोटा मोटी एक उसी के आइडिया में वो भी कोशिश करेगा। कंपटीशन रहता है ना। अब मान के हाँ এখন बुफे सिस्टम है। का सिस्टम बदल गया, इसीलिए तो मैं बोला कि मैं आज का बात थोड़ी कर रहा हूँ, पुराना बात कर रहा हूँ। मैं तो शादी अटेंड कर, मैं किसी का शादी में अपने नेटिव में, जो इवन फ्रेंड्स लोगों का हो या रिलेटिव्स का, मैं शादी अटेंड करके शायद 10-12 साल हो गए मैं किसी का शादी अटेंड नहीं। बहुत सेल्फिश टाइप का बन रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर कोलकाता में मेरा जो स्टूडेंट लोग, जो सीनियर स्टूडेंट लोग शादी करते हैं, अगर प्यार से सम्मान से बुलाते हैं तो जाता हूँ शादी में या जो भी स्पेशल ओकेजन। लेकिन ये रिलेटिव्स वगैरह का वो सब कुछ मेरे को बोलता है तुम बेकार इंसान है। वही तो मैं चाहता हूँ कि सब दुनिया मेरे को बेकार सब। कोई एक जन मेरे को बोलता है कि तुम बेकार है, बोले, बेकार नहीं मैं असामाजिक हूँ, है ना। सोशल में नहीं गए तो अनसोशल ही तो हुए ना। बस। अरे मैं देखा हूँ रे, लोग की शादी में खाने जाएगा, फिर खाने के बाद निकल के उसका क्या बदनामी तो करता है। हाँ तो किसी के शादी में तुम खाने गए थे कि उसको गुड विशेस देने गए थे? खाना तो बस एक रेस्पेक्ट है, मेन बात तो गुड विश है। खाना कौन जाता है? खाना वो तुमको खिला रहे तुम खाओ, उसका नुक्स मत निकालो। प्लीज मेरा बात का गौर करिएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनविटेशन इन दी मैरिज? इनविटेशन का मेन रीजन है कि वो शादी कर रहा है, एक स्पेशल लाइफ है उसका, वो बाकी का गुड विशेस मांग रहा है। तो आप जाओ गुड विशेस दे के आओ, और आपको प्यार से उसके औकात के हिसाब से खिला रहे हैं, खाओ। नमक कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, प्यार सोच के खा के आओ। ये होना भाव, ये होना चाहिए। बट होता क्या है भाव, आना था बुला लिया, नहीं आता है तो क्यों बुलाते हैं? कभी कभी किसी किसी के ओकेशन में ना खाना कम पड़ जाता है, ऐसा भी कोई कोई केसेस में होता है। तो बहुत लोग मैंने गुस्सा में उल्टा सीधा बोलने लगता है। अरे भाई, इनविट तुमको इनवाइट किया है, ठीक है तुम थोड़ा पेशेंसफुल रहो। वो कोशिश कर रहा है, सबका जितना हो सकता है करेगा। इंसान का भाव रहने से ऑटोमेटिकली चीजें बनेगा। आजकल तो शादी ब्याह कंपटीशन हो गया। वो 5 तरह में खिलाए, मैं 7 तरह में खिलाऊं, 7 स्टार। आप लोग मेरा मेरा बात का बुरा मत मानना, मैं फैक्ट्स बताया कि एक्चुअल में क्या है और हमने क्यों बनाया। और अगर इसके लिए मुझे अनसोशल बनना पड़े, मैं इस पर 1000 बार अनसोशल बनूंगा। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जैसे एंजॉय कर रहे हो करते रहो। मैं सिर्फ उधर जाता हूँ जहां पर सीरियसली हर इंसान का कदर होता है, उधर मैं जाता हूँ। मुझे पता है कि उधर जाने से हर इंसान को कदर करेगा, कम से कम एक बार पूछेगा आए हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम बुला लिए खाने में, कौन आया, खाया कि नहीं खाया जानते नहीं है, ऐसे जगह में तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। और वो मैं पहले ही समझ जाता हूँ कि इधर क्या हो सकता है। और बेसिकली पैसा वाला फैमिली अगर हो ना, वो किसी का कदर नहीं करता है, सो कॉल्ड, ठीक है। तो ऐसा जगह में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे वो कुछ भी, मतलब अगर स्वर्ग से अमृत भी लाए तो भी नहीं जाऊंगा। तो मेरे को नून भात खिलाओ, पर बुला रहे हो तो सम्मान दो। सम्मान माने क्या? एक बेसिक रेस्पेक्ट। आए हो, बैठो, पानी पियो, शरबत पियो, खा के जाना, और दूल्हा दुल्हन को देख के जाना। इतना बोल दे, और क्या नहीं बोलता है? हाँ, इतना भी नहीं बोलते, कौन आया पता ही नहीं है, खाया कि नहीं खाया दूर की बात है। जब से ये सब चीज देखने लगा, मेरा मन उठ गया है, हट रे। हाँ, और एक चीज मेरे को और खराब लगता है, कौन क्या पहन के आया। कपड़ा कंपटीशन फैशन शो चल रहा है,
ठीक है, जिसका जो है, सबका अपना अपना फैशन है ना। शायद तुम लोगों को मेरा बात सही नहीं लग रहा हो, बट मैं जो रियलाइज किया मैं वो बोला। इतना गरीब लोग भी जाते हैं तो उसका जो पहना है वो खराब चीज है क्या? सब रिलेटिव है यार। कुछ लोग तो जो गरीब होते हैं उनको अपना परिचय तक नहीं देता कि हमारा कौन लगता है। किसी एक के शादी में गया था, उसका अपना भाई गरीब है, वो दूसरे भाई को, रिलेटिव को दिखा रहा है कि ये मेरा भाई है, और अपना भाई को दिखा रहा है कि साइड कर रहा है, क्योंकि उसका जो पोशाक है वो कम, मैंने बेसिकली चीप है, मैंने सस्ता पोशाक है। और जो जिस भाई को दिखा रहे हैं वो कोट ब्लेजर पहना हुआ है, तो वो उसका भाई हो गया, अपना ओरिजिनल भाई नहीं रहा। है उधर है पर नहीं है। फिर भाई को ऊपर से बोलता है कि ऐसा पहन के मत आना, मैं पैसा भेजूंगा उसको पहन के आना। ये तो और मुश्किल। जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो ना। आप बोलेगा ये सोशल, ये सोसाइटी है। मुझे बहुत दुख है इसका, इसलिए मैं नहीं जाता। अगर कहीं पर मैं थोड़ा सा मुझे ये सब चीज दिख जाए ना, मेरा माथा गर्म हो जाता है। चाहे वो अपना हो या किसी और का हो, फर्क नहीं पड़ता। अपना घर होगा तो मैं उसको घर ही नहीं मानता। समझ गए सर? तो ये पहला 9 पॉइंट दिमाग में रखेगा कि कौन सा पेमेंट करने से आपको डिडक्शंस मिलता है, और कुछ इनकम्स है जो इनकम करने से आपको डिडक्शन मिलता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है ना, और एम्प्लॉय को इनकम जनरेट होता है, तो इस तरह से एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलता है। किसी को कोई रॉयल्टी इनकम या कुछ बुक्स वगैरह लिख के कुछ रॉयल्टी मिलता है, उसमें डिडक्शन मिलता है। कुछ रॉयल्टी पेटेंट्स में डिडक्शन मिलते हैं। कुछ अदर इनकम जैसे कि डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग्स में डिडक्शन मिलते हैं। नॉर्मली 10,000 तक का इंटरेस्ट डिपॉजिट सेविंग्स में आपको डिडक्शन मिल जाता है। सीनियर सिटीजन के केस में थोड़ा ज्यादा 25,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। सीनियर सिटीजन का तो सेविंग्स एफडी सब में मिलता है, और नॉर्मल लोगों का सिर्फ सेविंग्स में मिलता है। ठीक है। और कुछ और डिडक्शन मिलते हैं, जैसे कि मान लो डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। 80%। हाँ 75%। ठीक है, 75% से ज्यादा डिसेबल है, तो मैंने बेसिकली वो डिसेबल पर्सन के पीछे आप खर्चा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पेमेंट खर्चा कर रहे हो, तो उसके पीछे जितना खर्चा करोगे 100% डिडक्शन होता है। जितना खर्चा करोगे, मैंने कोई बहुत प्रॉब्लम में है, आपके 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 ऊपर डिपेंडेंट है, और आप उस पर जितना खर्चा करोगे वो सारा आप डिडक्शन ले सकते हो। तो बेसिकली ये डिडक्शन एक तरह का समाज सेवा हो गया सरकार की तरफ से। मैंने आप अपने फैमिली के लिए अगर कुछ कर रहे हो, अपने सोसाइटी के लिए, देश के लिए अगर कुछ कर रहे हो, खर्चा या इनकम जो भी सिचुएशन है, स्पेशली खर्चा और कुछ इनकम्स जो सरकार टैक्स में छूट देते हैं, ठीक है, वो समझ गए आप कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे सेविंग्स में करते हैं, बूढ़ा लोगों पे करते हैं, है ना। तो देयर आर सर्टेन इनकम्स एंड देयर आर मैक्सिमम पेमेंट्स जो करने से डिडक्शन इज देयर। बोलो। 75% डिसेबिलिटी का परसेंटेज, माने आप कितना डिसेबल हो। जैसे मानो किसी कोई कोई बंदा आंख में देख नहीं पाता, ठीक है, तो कितना नहीं देख पाता। सीवियर डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं? अगर 75% से ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो, वो मेडिकल टर्म्स है कि कितना परसेंट वो डिसेबल है। 75% से ज्यादा डिसेबल है कि उससे कम है, इस तरह से चीजें देखा जाता है। तो इसका भी डिटेल्स नहीं हुआ, जस्ट एक मेनू कार्ड की तरह ओवरव्यू। ठीक है, जिस ओवरव्यू से इतना पता चला कि आखिर डिडक्शंस कैसे दिया जाता है। फिर आ जाते हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम को कंप्यूट करने से पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है। मैंने बेसिकली अभी पूरा सिस्टम जो अभी तक से मैं बोल के जा रहा हूँ वही चीज बोला है। डिडक्शंस के बाद ही आपका टोटल इनकम आ जाता है, और उसी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट किया जाता है। और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रेट ऑफ टैक्स होता है। अब टैक्स रेट में अभी दो चीज चल रहा है। क्या चल रहा है सर? दो चीज चल रहा है। क्या क्या दो चीज है? एक है सर ओल्ड और न्यू, ठीक है, जिसमें अगर मैं ओल्ड का बात करूं, एक काम करते हैं इसको, चलो मैं
यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख, रेट ऑफ टैक्स में कल भी हमने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बता रहा था कि आप तो 3 लाख तक नील, 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख के अब जाए तो 30%। ये कौन सा सेक्शन के अंदर आता है? 115 BAC। इसको डिफॉल्ट भी कहते हैं, है ना, इसे डिफॉल्ट टैक्स भी बोलते हैं, और ये आज के डेट में न्यू टैक्स रेजिम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला रूल किस पे लागू होता है? इंडिविजुअल्स पे लागू होते हैं, HUF पे लागू होता है। कौन होते हैं ये लोग जान गए? कल बताए पर्सन्स। 3 to 7 हो गए, 3 to 6, 6 to 9। अच्छा, कल मैं 3 से 6 बताया था ना, तो मई एग्जाम के लिए, मई जून के एग्जाम के लिए जो लोग मई जून में एग्जाम में बैठेगा, ठीक है, उनके लिए ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये इस बार का जो बजट में जो चेंजेस आया वो एप्लीकेबल हो गया सर। सॉरी, यही मैं एक्चुअली कल बोला था कि कुछ चीजें अपडेट हुआ है। जो लोग जनवरी या दिसंबर में एग्जाम में बैठेगा उनको अभी तक जो पुराना बोला हुआ है वही यूज करो। जिनका एग्जाम मई जून में लागू हो रहा है, ठीक है, वो लोग ये वाला रेट को अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। और अपने कॉपी में जो लोग पुराना नोट लिख चुके हो वो प्लीज वहां पर थोड़ा अपडेट कर ले, ठीक है। यही रेट वगैरह में चेंजेस आता रहता है टैक्स में, ठीक है। ओल्ड में नहीं, ओल्ड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, न्यू में ही चेंजेस है। सरकार ने 3 से जो 6 लाख का रेंज था वो 6 लाख को बढ़ा के 7 লাখ तक कर दिया। ডিসেম্বরে এটাই হবে তাই তো? ডিসেম্বরে এটা নয়, ডিসেম্বরে যেটা আগে পড়ানো আছে ওইটা, আর 3 to 6 লাখ। 3 to 6, ठीक है। जो लोग दिसंबर में एग्जाम में जा रहे हो, जनवरी में एग्जाम में जा रहे हो, वो लोग पुराना कोई फॉलो करो। जो लोग मई जून एग्जाम में जाओगे वो लोग इस रेट को अभी से अपनी कॉपी में अपडेट कर लेना। टैक्स में थोड़ा बहुत इस तरह से बीच बीच में चेंजेस आता है, बस देख, डरने का नहीं सर, ये सब चेंजेस नॉर्मल चेंजेस है, कनेक्ट रहने से ही हो जाता है। तो इंडिविजुअल हो जाए, HUF हो जाए, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ये सभी के ऊपर ये रूल लागू होता है, समझे। अप टू 3 लाख तक, माने अगर आप इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैं एक्चुअली ये सभी के बारे में ना थोड़ा बताऊंगा। आज मैं क्यों नहीं लिखाया बोलो तो, आज लिखाने का नहीं सिचुएशंस नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, तो थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए मैं सोचा कि आज लिखाता नहीं हूँ, सिर्फ पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता देता हूँ। नेक्स्ट दिन ना मैं आपको ये HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन सबके बारे में ना छोटा छोटा करके नोट डाउन कराऊंगा, सबका थोड़ा मतलब है, मतलब थोड़ा लिखाऊंगा, वो जरूरी है। सो इधर आप लोग 3 लाख नहीं लोग, या 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 15, 12 से 15 20, और 15 लाख के अबव बनता है, ठीक है। अच्छा, एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम, माने जो ओल्ड सिस्टम चल रहा है हमारा, ये सब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सर, फॉर मई जून एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स, जब तक और न्यू अपडेट नहीं आता। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, ओल्ड रेजिम को क्या बोलते हैं? नॉर्मल भी बोलते हैं, ओल्ड को नॉर्मल टैक्स सिस्टम भी कहा जाता है। तो एज पर नॉर्मल में अप टू 2,50,000 कनेक्टेड हो आप लोग? हेलो, यस सर, यस सर, सर बैटरी आवाज दे दिया है, मैंने वो KBC का साउंड आ गया है, और करंट का कोई अता पता नहीं है, इलेक्ट्रिक का अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। मुझे आज का क्लास यहीं तक रखना पड़ेगा। आप लोग प्लीज ना ये बेसिक का नोट्स मेरे से ले लेना, एक बार ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग एक चीज करना, ये सारा इंपॉर्टेंट जो टैक्स रेट्स, चार्ज का रेट, सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। ये पूरा चीज समझाना है, ये क्योंकि आगे जाके ये हर एक